हेलो बच्चों, थैंक्स टू ज्वाइन वीबीसी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में, किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को और इल्यूशन कैसे करते हैं उनका। सेकेंड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेक्टर। जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है, तब उनको वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किए जा सके। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? जनरली वेक्टर वर्ड यूज किया जाता है कैरियर के लिए, एक व्हीकल का जो काम करते हैं, जो किसी इंपॉर्टेंट थिंग को या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी पोजीशन पे दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन हर एक वेक्टर एक जैसा नहीं होता। जैसे आपको मलेरिया अगर हो जाता है किसी को, तो मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, लेकिन होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम की वजह से। कॉजेटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, लेकिन उसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो वैसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स का यूज करते हैं। ये वेक्टर्स एक व्हीकल का काम करते हैं। ये वेक्टर्स हो सकते हैं आपका बैक्टीरियोफेज वायरस भी हो सकता है और प्लाज्मिड भी हो सकता है। प्लाज्मिड वही जो बैक्टीरियल सेल में क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हम क्यों लेते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने की। ये किसी भी सेल के अंदर इन्वेजन कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं, उसके न्यूक्लियस पे इनके जेनेटिक मटेरियल तक जा सकते हैं। और दूसरी बात, इनके अंदर हाई टेंडेंसी होती है रेप्लिकेशन करने की। क्या क्या कर सकते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते, फ्री होते हैं। दूसरा, बैक्टीरियोफेज जीनोम ऑकर्स इन वेरी लार्ज नंबर इन अ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज का जीनोम या प्लाज्मिड जो होता है बहुत सारा अमाउंट में उसमें सकता है, एक ना हो के एक से ज्यादा भी हो सकती है। तीसरा, इनकी कॉपीज जो होती हैं प्लाज्मिड की, हर एक सेल में एक से ज्यादा, कई 100 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इतना रेप्लिकेशन की पावर, इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड में से किसी एक को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, दोनों के अंदर टेंडेंसी होती है एज अ वेक्टर। तो लेकिन कोई क्लोनिंग वेक्टर हम हर कोई प्लाज्मिड, हर कोई बैक्टीरियोफेज या कोई बैक्टीरियल सेल क्यों नहीं यूज करते, वायरस क्यों नहीं यूज करते? तो वेक्टर हम उसी को यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसेंशियल फीचर्स होते हैं, जिससे वो एक क्लोनिंग वेक्टर का काम कर सकता है। वो फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम शॉर्ट में ओराई बोलते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए की वो सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वर्क करता है, जहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, इस प्लेस पर ओराई पे वर्क करता है, वहां से डीएनए पीस को कट करता है और वेक्टर में भी इसी डीएनए पीस को उसी प्लेस पे कट करेगा और उसको लगाएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एक आपका डीएनए, फॉरेन डीएनए है, हमें इसका ये पीस, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, उसने यहां पर आके कट किया, ये इसका ओराई हुआ, इसने डीएनए के इतने पीस को कट कर लिया। अब इस पीस को हमें इस वेक्टर के डीएनए में ऐड करना है, तो हम यहां तो ऐड करेंगे नहीं, इसका जो प्लेस है वहीं पर ऐड करेंगे, और इसके प्लेस पे ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है तो उसको रिमूव भी करना होता है। तो इसको प्लेस पे ऐड करने के लिए पहले वो एंजाइम, सेम एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर इस वेक्टर में डालेंगे, तो ये उसको इसी प्लेस पे कट करेगा, उसी प्लेस पे कट करके रिमूव कर दिया और इस वाले डीएनए फ्रेगमेंट को हम ऐड कर दिया। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट बना, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया? चलिए डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का? मान लीजिए ये एक फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए पे हमने एक एंजाइम डाला, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, फॉरेन डीएनए में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाना
और स्पेसिफिक सिचुएशन पे कंडीशन पे जाने पर उसको कट कर देना। ये फॉरेन डीएनए का ROREIGN डीएनए, फॉरेन डीएनए पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट कर दिया, उसके स्टिकी एंड्स बनाए, इसको कट किया, मान लीजिए पीसेस में कट किया, 1 2 और 3 पीसेस में कट किया, ये सब स्टिकी एंड्स होंगे। लीजिए साहब, स्टिकी एंड्स बन गए। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड्स बनेंगे और स्टिकी एंड्स की हेल्प से ये किसी भी वेक्टर के डीएनए से जुड़ सकते हैं। मान लीजिए इस पीस ऑफ डीएनए को हमें ऐड करना है किसी फॉरेन डीएनए पे, मतलब आप वेक्टर में हमें ऐड करना है, इंट्रोड्यूस करना है इस वाले पीस को। मान लीजिए ये क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड है, कोई हमने प्लाज्मिड लिया, एज अ वेक्टर काम कर रहा है ये। वेक्टर, अब इसे एज अ वेक्टर काम करें, इसमें बहुत सारी साइट्स होंगी। मान लीजिए ये साइट्स, कुछ मैं साइट्स में बना रहा हूं। ये एक साइट है, ये एक साइट है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अलग अलग साइट्स होती हैं। ये 2 साइट्स हैं। वेक्टर की साइट में हमने क्या इसको इंट्रोड्यूस करा, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेगा, इसको उसी सीक्वेंस से कट करेगा जिसको यहां पर जिस पैलिंड्रोम सीक्वेंस को इसमें कट किया है। अब इसको कहां से कट करेगा, मान लीजिए वो एंजाइम यहां पर आके वर्क करता है, यहां पर कट किया इसने, तो इसको यहां से स्प्लिट कर देगा, यहां से कट करेगा। कट करने के बाद इसका प्लाज्मिड कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये जो आपका डीएनए का पीस था, ये यहां पर इसके साथ आके ज्वाइन हो जाता है, अटैच हो जाएगा। कहां पर ज्वाइन होगा, कहां पर आके अटैच होगा, ये डीएनए पीस यहां पर आके लग गया स्टिकी एंड से। लीजिए साहब, अब ये जो डीएनए बना इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका है, ये प्लाज्मिड का डीएनए, इसलिए हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इस तरीके से जो स्टिकी एंड से इस वेक्टर के डीएनए पे आके जुड़ गए, ये कट प्लाज्मिड था आपका जो वेक्टर हमने यूज किया था, और इस पर आके ये डीएनए का पीस आके इस प्लेस पे जुड़ गया। तो ये आपका ओराई का यूज हुआ। क्यों ओराई होना बहुत जरूरी होता है किसी एक वेक्टर। स्टूडेंट्स, सेकंड फीचर होता है किसी एक क्लोनिंग वेक्टर का, वो है सेलेक्टेबल मार्कर। हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, वो प्लेस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाने के बाद।
सेलेक्टेबल मार्कर एक जीन होता है जो किसी भी सिलेक्शन ऑफ द होस्ट सेल को परमिट करता है, मतलब जिस होस्ट सेल को परमिट सेलेक्ट करना है उसको परमिट करता है। अगर किसी ग्रुप में जहां पर होस्ट सेल प्रेजेंट हो जो सूटेबल हो और जो सूटेबल ना हो, उनमें से भी सूटेबल होस्ट सेल को अलाउ करता है, परमिट करता है, जिससे उसके अंदर एंटर करता है। अब जो कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर है जिसमें जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उसे हम कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। जैसे आपका PBR 322 कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर है जिसमें एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट होती है, क्या होती है? वो साइट जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके वर्क करता है, अपना कटिंग ऑफ द वेक्टर स्टार्ट करता है और एक बार कट करता है। किसी भी वेक्टर में मान लीजिए एक वेक्टर है, इस वेक्टर में ये रिकॉग्निशन साइट है। इस रिकॉग्निशन साइट पे आकर ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करेगा, उसको यहीं से कट करेगा। ओके, अगर किसी भी वेक्टर में मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट है फॉर द सेम एंजाइम, तो वो अगर मान लीजिए एक एंजाइम आया, एक्स एंजाइम आया, उसकी रिकॉग्निशन साइट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसने यहां पर भी कट किया, 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 तो उससे वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। वेक्टर्स के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो डीएनए, जो फॉरेन डीएनए बनने के लिए फॉरेन डीएनए आएगा डीएनए रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाएगा कहां पर आके अटैच हो। तो जनरली जो वेक्टर होता है उसमें बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट तो होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए होती हैं। वेरियस रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट फॉर द डिफरेंट और वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ऐसे क्लोनिंग वेक्टर या ऐसे रीजन को डीएनए के हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट या MCS। एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट यूनिक होती है और वही इनेबल करती है फॉरेन डीएनए के इंसर्शन को। फॉरेन डीएनए उसी प्लेस पे आके इंसर्ट हो और वेक्टर के अंदर जब वो इंसर्ट हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन हो सकता है। नंबर 4 जो है वो साइज है वेक्टर का। जो फीचर होता है वेक्टर आपका वेक्टर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सब जितना छोटा वेक्टर होगा वो उतनी जल्दी किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होनी पड़ेगी उसको। अगर किसी वेक्टर का साइज बड़ा होता है तो सबसे पहली बात उसके अंदर मैनिपुलेशन करने में डिफिकल्टी होती है, मल्टीप्लाई करने में उसकी डिफिकल्टी होती है। दूसरी बात, प्यूरिफिकेशन करते समय उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इतना बड़ा वेक्टर होगा। इसलिए वेक्टर का साइज जितना छोटा उतना बढ़िया वेक्टर होता है, इसीलिए हम मोस्टली प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो ये तो थे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स।